नया साल है, पहली तारीख है और माइनक्राफ्ट के इस वर्ल्ड में मेरे पास ब्लॉक भी सिर्फ एक है। और नए साल की तरह ही मुझे भी इस एक डर्ट के ब्लॉक से उम्मीदें काफी सारी है। ये है माइनक्राफ्ट 1 ब्लॉक, जिसमें सरवाइव करने के लिए मुझे डिपेंड रहना होगा सिर्फ एक ही चीज पर, और वो है ये इनफाइनाइट ब्लॉक। हर बार मैं डिसाइड करता था कि मेरी आगे की जर्नी कैसी होगी, लेकिन इस बार मैं नहीं बल्कि डिसाइड करेगा ये एक सिंगल डर्ट का ब्लॉक कि मेरे अगले 50 दिन क्या होने वाले हैं। पर एक चीज आप जरूर कर सकते हैं, वो है इस वीडियो को एक लाइक देना। चलिए शुरू करते हैं। स्पॉन होते ही मैंने देखा कि मैं एक सिंगल डर्ट के ब्लॉक पर खड़ा था, जिसके ऊपर तो एक खूबसूरत आसमान था लेकिन नीचे एक खतरनाक वॉइड, और मुझे उसी ब्लॉक को तोड़ना था जिस पर मैं खड़ा था, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने उस इकलौते डर्ट के ब्लॉक को तोड़ा और मुझे मेरा पहला डर्ट का ब्लॉक मिला। कुछ और डर्ट और साथ में ओक ब्लॉक को माइन करने के बाद मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें कुछ वीट सीड थे और 2 एप्पल्स। उसके बाद वहां पर एक पिग स्पॉन हुआ जिसे देखते ही मुझे अनलिमिटेड फूड दिखाई दे रहा था, पर मैंने उसको इग्नोर किया और अपने काम पर लग गया। उसके बाद मुझे एक और चेस्ट मिली जिसमें एक ओक सैपलिंग था और 2 एप्पल्स। अपने उस पिग को बचाने के लिए मैंने उसको एक बोट में बिठाया, क्योंकि उसकी आंखों में मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी और अभी खाने से ज्यादा मुझे इसी की जरूरत थी। थोड़ी देर में मुझे एक और चेस्ट मिली जिसने मेरी इस उम्मीद को और बढ़ा दिया, क्योंकि उसमें एक पानी से भरी हुई बकेट थी जिससे मैं इस वॉइड की दुनिया में बहुत कुछ कर सकता था। मैंने वाटर बकेट की हेल्प से अपने इनफाइनाइट ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक लगाया ताकि सैंड और ग्रेवल नीचे ना गिर सके। शाम होते होते मुझे एक और पिग मिल चुका था, मैंने उसे भी बोट में बिठाया और आगे माइनिंग कंटिन्यू की। रात होते होते मुझे कुछ और दोस्त मिले, मैंने उन्हें भी बोट में बिठाया और अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया। रात हो चुकी थी, मेरे पास सोने को तो बेड नहीं था, इसलिए उस इनफाइनाइट ब्लॉक को मैं माइन करता जा रहा था और उससे मिली इंपॉर्टेंट चीजों को कलेक्ट करता जा रहा था। माइन करते करते मुझे बहुत सारा मेलन मिला था, जिससे अभी के लिए तो मेरी खाने की प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गई थी। अगले दिन मैंने अपने प्लेटफॉर्म के आसपास फेंसिंग की, फिर कुछ ओक सैपलिंग लगाने के बाद एक छोटा सा फार्म बना के अपने 3 वीट सीड्स को मैंने प्लांट कर दिया। थोड़ी देर बाद माइन करते हुए मुझे एक चेस्ट में एक ग्रास ब्लॉक मिला जिसे मैंने संभाल के रख दिया, क्योंकि इस वर्ल्ड में हर एक चीज कीमती है। एनिमल्स की तादाद बढ़ने की वजह से मैं ठीक से माइनिंग नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने छोटा सा एरिया बनाया और अपने चिकन्स को वहां पर शिफ्ट कर दिया। रात होते होते मैं फेज 2 यानी कि अंडरग्राउंड फेज पर पहुंच चुका था, और अब उस एक इनफाइनाइट ब्लॉक से किसी भी वक्त खतरनाक मॉब आके मुझे जान से मार सकते थे। कुछ स्टोन माइन करने के बाद मैंने एक स्टोन की पिकैक्स बनाई और कुछ और देर तक माइनिंग करने के बाद मुझे मेरा पहला आयरन मिल चुका था। आयरन को माइन करने के बाद मैंने उसको स्मेल्ट करने रखा और फिर मुझे मिली एक मशरूम काओ, जिसका साफ मतलब था अनलिमिटेड फूड। मैंने कुछ बाउल्स बनाए और उनको मशरूम स्ट्यू से भर दिया। डे 3 स्टार्ट होते ही मेरे वर्ल्ड में पहला ज़ॉम्बी स्पॉन हुआ। मैंने जैसे ही उसे बाहर बुला के मारने का ट्राई किया, उसने मुझे ऑलमोस्ट वॉइड में गिरा दिया था। मैंने पलट के उसको मारा और अपनी जान बचाई। उसके बाद कैरेट की हेल्प से मैंने अपने पिग्स को एक न्यू एरिया में शिफ्ट किया और आगे माइनिंग करने लगा। रात के वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उस इनफाइनाइट ब्लॉक से एक क्रीपर स्पॉन हुआ और जब तक मैं कुछ समझ पाता वो ब्लास्ट हो चुका था, लेकिन स्लैब होने की वजह से क्रीपर मेरा कुछ खास नुकसान नहीं कर पाया। डे 4 को वीट ग्रो होते ही मैंने अपने शीप और काऊ को भी एक न्यू एरिया में शिफ्ट किया और अब धीरे धीरे मेरा वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड लगने लगा था। इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक वुड ही था जिसको ग्रो करके मैं अपने इस आइलैंड के काम में ला सकता था, इसलिए मैंने एक छोटा सा जंगल एरिया बनाया और अपने सैपलिंग्स को प्लांट किया। डे 4 की रात को मैं फेज 3 में एंटर कर चुका था और अब धीरे धीरे मेरे लिए खतरा और बढ़ने लगा था। थोड़ी देर माइन करने के बाद वहां पर एक डॉग स्पॉन हुआ जिसे टेम करने के लिए अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, पर मैंने उसे अपना दोस्त मान लिया था। कुछ देर में वहां पर 2 स्ट्रेज स्पॉन हुए और नाम पूछे बिना ही उन लोगों ने मुझ पर स्लोनेस के एरो मारने स्टार्ट कर दिए, और यहाँ पर काम आया मेरा वो नया दोस्त। उसने उन स्ट्रेज को काटना स्टार्ट किया, पर अफसोस कि मेरा उस दोस्त का साथ यहीं तक था। डे 5 की स्टार्टिंग भी इस स्टेज के साथ ही हुई। इस फेज में माइनिंग कम स्टेज से पंगा ज्यादा हो रहा था। मैंने खुद की जान बचाने के लिए एक शील्ड बनाई और तभी कुछ स्केलेटन्स ने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया, और एक स्केलेटन ने तो मुझे ऑलमोस्ट मार ही डाला था। स्केलेटन से मिले बोन मील से मैंने कुछ क्रॉप्स को ग्रो किया और अपने एनिमल्स की भूख मिटाई। रात को मैंने अपने इनफाइनाइट ब्लॉक के आसपास का एरिया बिल्ड किया, क्योंकि अब समय था अपने इस वर्ल्ड को खूबसूरत बनाने का। आधी रात थी, मैं चुपचाप माइनिंग कर रहा था, तभी अचानक एक मॉन्स्टर पार्टी हुई और इतने सारे मॉब्स का सामना करने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था।
पर अपनी शील्ड का सहारा लेके मैंने एक एक करके सबको मारा और एक बार फिर से अपनी जान बचाई। डे 6 को मैंने थोड़ी देर तक वुड कट करने के बाद अपने इस आइलैंड की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इनफाइनाइट ब्लॉक के चारों तरफ एक रास्ता बनाया ताकि बाद में वहां पर मैं अपने फार्म्स को बिल्ड कर सकूं। और रात को शेयर बना के मैंने वूल कलेक्ट किया और अपने लिए एक बेड बनाकर पहली बार चैन की नींद सोया। डे 7 हो चुका था और अब बारी थी अपने उन एनिमल्स के लिए एक बढ़िया सा बार्न एरिया बनाने। बार्न एरिया बनाने के बाद अगले दिन एक ब्रिज बनाकर मैंने अपने उन एनिमल्स को एक एक करके उनकी न्यू जगह शिफ्ट कर दिया। डे 9 को बोन मील की हेल्प से मैंने एक इनफाइनाइट वाटर सोर्स बनाया और उसके बाद पूरा दिन माइनिंग करता रहा। डे 10 को मैंने अपना पुराना जंगल एरिया तोड़ के एक न्यू जंगल एरिया बनाया। पहले से कई ज्यादा खूबसूरत और बड़ा भी था। डे 13 को थोड़ी देर तक माइनिंग करने के बाद मैं पहुंच चुका था फेज 4 यानी ओशन फेज में। और फेज 4 के साथ ही मेरा खतरा भी 4 गुना बढ़ चुका था क्योंकि अब मेरे वर्ल्ड में एल्डर गार्डियंस भी स्पॉन हो सकते थे जो एक ही झटके में मुझे मार सकते थे क्योंकि ना ही मेरे पास कोई आर्मर था और ना ही कोई अच्छे वेपन्स। पूरा दिन तक माइनिंग करने के बाद मेरे पास बहुत सारा सामान हो चुका था और जगह की कमी पड़ने लगी थी। इसलिए डे 14 को मैंने डिसाइड किया एक स्टोरेज एरिया बनाने का। डे 15 को अपने सारे आइटम्स को मैंने न्यू स्टोरेज एरिया में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना स्टार्ट कर दिया। अगले दिन मेरे आइलैंड में कुछ टर्टल स्पॉन हुए जिन्हें मैं ऐसे ही वॉइड में गिराना नहीं चाहता था, इसलिए अपने इनफाइनाइट ब्लॉक के नीचे मैंने उनके लिए एक छोटा सा पूल बनाया जहां पर वो आराम से खुशी खुशी रह सके। रात तक अपना पूल कंप्लीट करने के बाद मैं सो गया और अगले दिन उसमें मैंने पानी भरना स्टार्ट कर दिया। पूल कंप्लीट करने के बाद जैसे ही मैं ऊपर आया तो मैंने देखा कि बहुत तेज बारिश हो रही थी और इस बारिश का फायदा उठा के कुछ ज़ॉम्बीज मेरे एरिया में घुस आए थे। मैंने जैसे ही उनको किल किया तो मुझे एक पोटैटो सीड मिला जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी क्योंकि कुछ ही दिनों में मैं अपने लिए एक फार्म एरिया बनाना चाहता था और उसमें हर टाइप के क्रॉप्स को लगाना चाहता था। थोड़ी देर तक माइनिंग करने के बाद मुझे मेरा पहला डायमंड मिला और ये मेरे लिए अभी तक की सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ थी। मैंने जल्दी से एक आयरन की पिकैक्स बनाई और उसको माइन किया और इस वर्ल्ड में 50 दिनों तक अपनी जान को बचाए रखने के लिए मैंने अपने लिए एक आयरन की चेस्ट प्लेट बनाई और साथ में एक लेगिंग भी। अगला दिन स्टार्ट होते ही मैंने अपने लिए क्रॉप फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। और डे 19 की रात तक मेरा क्रॉप फार्म बनके रेडी हो चुका था। डे 20 का पूरा दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ माइनिंग की ताकि मैं जल्दी से अपने नए फेज में जा सकूं। डे 21 को मैंने अपना पूल एरिया फिक्स करना स्टार्ट किया। मैं उसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहता था ताकि मैं मॉब्स को आसानी से उसमें धकेल पाऊं। पूल फिक्स करने के बाद मैंने अपने फार्म में जाके कुछ कैरेट्स तोड़े और उनको दोबारा से प्लांट किया। उसके बाद मेरे पास जो ग्रास का एक ब्लॉक था उसे मैंने एनिमल बांध के बीचों बीच रख दिया ताकि धीरे धीरे पूरे एरिया में ग्रास फैल जाए
और मैं अपने शीप से वूल इकट्ठा कर सकूं। डे 23 को मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें कुछ लिली पैड थे और एक ट्राइडेंट भी, जो शायद अभी मेरे किसी काम का नहीं था। मैंने थोड़ी देर और माइन किया और तभी एक और मॉन्स्टर पार्टी का आगाज हुआ। उनसे दूर जाके मैंने एक एक करके उन सबको मारा और फिर से अपने फार्म में काम करने लगा। अगले दिन मैंने अपनी माइनिंग को आगे बढ़ाया, लेकिन तभी एक एल्डिया गार्डियन स्पॉन हुआ। मैंने उसे मार के पूल में धकेला और उसके बाद से एक नई आयरन की एक्स बना के पूल में कूद के उसे मार डाला। डे 25 की सुबह होते ही मैंने अपने लिए वुड काटना स्टार्ट किया, क्योंकि अब बारी थी अपने लिए एक अच्छा सा एक्सपी फार्म बनाने की, जिससे मुझे कुछ वैल्यूएबल आइटम तो मिल ही सकते थे, लेकिन अगर मेरी किस्मत अच्छी रहती तो शायद एक ज़ॉम्बी विलेजर भी। पूरा दिन वुड काटने के बाद रात के वक्त मैंने थोड़ी माइनिंग की, जिसमें मुझे एक और ट्राइडेंट मिला और फिर मैं वेट करने लगा ट्रीज के ग्रो होने का, क्योंकि अभी भी वुड की मेरे पास बहुत कमी थी। डे 27 हो चुका था और मैं अभी भी अपने एक्सपी फार्म के लिए वुड इकट्ठा कर रहा था। अगले दिन भी मैंने थोड़ी देर तक वुड काटा और शाम होते होते अपना एक्सपी फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। डे 31 को एक्सपी फार्म कंप्लीट करने के बाद मैं बोट से नीचे आया और रात तक मॉब्स को मारता रहा। अगले दिन मैंने कुछ सैंड स्मेल्ट करके ग्लास बनाया और फिर अपने एक्सपी फार्म के फ्रंट में लगा दिया, ताकि अगर कोई ज़ॉम्बी विलेजर वहां पर स्पॉन होता है तो वो मुझे दिखाई दे और मैं उसको बाहर निकाल सकूं। उसके बाद थोड़ी देर तक माइनिंग करके मैं एंटर कर चुका था फेज 5 यानी कि जंगल डंजन में। डे 33 को कुछ वैक्स को मारने के बाद मैंने अपने फार्म पर काम किया और फिर अपने एनिमल्स को चारा दिया। रात को मेरे एक्सपी फार्म में एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ था, जिसे मैं किसी भी हाल में बचाना चाहता था। मैंने उसके पास के क्रीपर को मारना स्टार्ट किया, लेकिन तभी एक तीर जाके उस विलेजर को लग गया और वो वहीं पर खत्म हो गया। अगले दिन काफी देर तक मैंने अपने एक्सपी फार्म में मॉब्स को मारा, लेकिन काफी देर तक मॉब्स को मारने के बाद भी कोई भी ज़ॉम्बी विलेजर वहां स्पॉन नहीं हुआ। मैंने थोड़ी देर तक माइनिंग की और फिर एक चेस्ट में मुझे एक और डायमंड मिला। उसी दौरान एक विच ने मुझे अपने पोशन से ऑलमोस्ट मार ही डाला था। मैं वहां से दूर गया और जैसे तैसे अपनी जान बचाई। अगले दिन माइनिंग करते हुए एक और मॉन्स्टर पार्टी का आगाज हुआ, जिसमें बहुत सारे वैक्स थे। थोड़ी देर में मुझे एक डायमंड और मिला और अब जाके फाइनली उसे माइन करने के लिए मैंने डायमंड की एक पिकैक्स बनाई, क्योंकि आयरन की पिकैक्स बना बना के मैं सच में थक चुका था। डे 36 को मैंने बनाया एक छोटा सा शुगर केन फार्म, जो फ्यूचर में मेरे बहुत काम आ सकता था। डे 37 मेरे लिए बहुत लकी दिन था। मुझे कुछ डायमंड मिले और साथ में मेरा फर्स्ट एवर विलेजर, जिसको मैंने एक फ्लेचर की जॉब दी और उसके साथ ट्रेड स्टार्ट की। और अब मुझे इंतजार था एक और विलेजर का, ताकि मैं उनको ब्रीड करा के एक पूरा विलेज बसा सकूं। डे 38 को काफी देर तक वुड काटने के बाद मैंने अपने शुगर केन फार्म की बाउंड्री को कंप्लीट किया। अगले दिन मैंने अपने इकलौते पांडा को भी अपनी बाकी एनिमल्स के साथ शिफ्ट किया और कुछ बैम्बू प्लांट किया, ताकि वो जब चाहे अपना पेट भर सके। साथ में ही मैं अपने विलेजर से ट्रेड भी करता जा रहा था, ताकि फ्यूचर में मेरे पास खूब सारे एमरल्ड्स इकट्ठे हो सके। डे 40 को थोड़ी देर तक मैंने अपने विलेजर से ट्रेड की और उसके बाद अपने क्यूट से पांडा के लिए एक छोटा सा बैम्बू फार्म बनाना स्टार्ट किया। बैम्बू फार्म कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ी देर तक अपने क्रॉप फार्म में काम किया और उसके बाद दोबारा माइनिंग के लिए चला गया। डे 42 को एक बार फिर से मॉन्स्टर पार्टी का आगाज हुआ और एक हस्क का झुंड मेरी तरफ बढ़ने लगा। उनसे बचने के लिए जैसे ही मैं अपने इनफाइनाइट ब्लॉक की तरफ बढ़ा,
तभी वहां छिपे विंडिकेटर्स ने मुझ पर अटैक किया। इससे पहले कि वो मुझे मार डालते मैं पानी में कूद गया और जैसे ही वो भी पानी में आए मैंने अपनी बो से एक एक करके उनको मार डाला। डे 43 को मुझे मेरा दूसरा विलेजर मिला। मैं उसको अपने पुराने विलेजर के पास लेके गया और फिलहाल के लिए एक टेम्परेरी जॉब दे दी। उसके बाद कुछ कैरेट्स गिफ्ट करके मैंने उनको ब्रीड कराने के लिए छोड़ दिया और मैं चला गया अपने जंगल में वुड काटने के लिए। डे 44 हो चुका था और अब जाके कुछ ही समय में मेरे विलेजर की तादाद बहुत बढ़ने वाली थी, इसलिए टाइम रहते हुए मैंने अपने विलेजर के लिए एक बहुत बड़ा एरिया बनाना स्टार्ट किया। विलेजर एरिया कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने दोनों विलेजर को उनकी न्यू जगह में शिफ्ट किया और फिर थोड़ी देर तक ट्रेड करने के बाद उनके लिए एक बेडरूम एरिया बनाया ताकि वो सोते वक्त बारिश में ना भीगे। और तभी मेरे विलेजर्स ने जन्म दिया अपने पहले बेबी को, जो अपने बेड में बहुत मजे से खेल रहा था। उसके बाद फार्म में काम करने के बाद मैं चला गया जंगल में वुड इकट्ठा करने ताकि मैं उससे खूब सारी ट्रेड कर सकूं। डे 48 को हमारे विलेजर्स ने एक और बेबी को जन्म दिया। इसी खुशी में मैंने उनको काफी सारी फालतू की लकड़ियां बेची और बदले में उनसे कीमती एमरल्ड्स लिए। जब तक मेरे बेबी विलेजर्स बड़े होते मैंने दोबारा से खूब सारा वुड काटा और ट्रेड करके खूब सारा एमरल्ड्स इकट्ठा किया। रात को मेरा एक विलेजर बड़ा हो चुका था तो मैंने उसे आर्मरर की जॉब दी और उससे ट्रेड करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि यही वो विलेजर है जो मुझे इंचेंटेड डायमंड के आर्मर देगा। रात को ही मैंने अपने शुगर केन को तोड़ के दोबारा से रिप्लांट किया। मेरा शुगर केन फार्म भी अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। अपने आर्मरर से काफी देर तक ट्रेड करने के बाद फाइनली मेरा विलेजर एक्सपर्ट बन चुका था और उसने डायमंड की ट्रेड भी ओपन कर दी थी। मैंने उससे डायमंड की एक लेगिंग ली और एक पेयर बूट्स। पूरा आर्मर लेने के लिए मुझे उससे और ट्रेड करनी पड़ी, तो मैंने फालतू का आइटम्स को छोड़ के डायमंड के ही आइटम्स को दोबारा से लेना स्टार्ट किया। उससे ट्रेड करते करते मेरे एमरल्ड्स भी खत्म होने को थे, इसलिए एक बार फिर से मैं जंगल में गया और वुड इकट्ठा करना स्टार्ट किया। वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने वापस फ्लेचर से ट्रेड की और कुछ और एमरल्ड्स लिए। एमरल्ड्स इकट्ठे करने के बाद रात को मैंने अपने विलेजर को नींद से उठाया और उससे डायमंड का हेलमेट और साथ में चेस्ट प्लेट भी ले ली और इसी के साथ मेरा पूरा डायमंड का आर्मर सेट कंप्लीट हो चुका था। डे 50 को मैंने अपने टूल स्मिथ से भी ट्रेड करनी स्टार्ट कर दी ताकि उससे मैं अपने लिए डायमंड के इंचेंटेड टूल्स ले सकूं। मैं वेट कर रहा था फ्लेचर के ट्रेड ओपन करने का और टाइम बिताने के लिए मैं निकल गया एक बार फिर से अपने इनफाइनाइट ब्लॉक को माइन करने के लिए। दोपहर के वक्त फ्लेचर ने वापस से अपनी ट्रेड ओपन कर ली थी। मैंने उससे एमरल्ड्स लिए और फिर अपने शुगर केन फार्म में जाके अपने बाकी के शुगर केन को भी प्लांट किया। उसके बाद मैंने कुछ बैम्बू स्टिक्स तोड़े और रात को अपने विलेजर को एक बार फिर से गहरी नींद से जगा के उससे कुछ और एमरल्ड्स लिए। काम करते करते डे 50 भी खत्म हो चुका था। मैं जल्दी से अपने इनफाइनाइट ब्लॉक के पास गया और एक पिलर बना के अपने इन 50 दिनों की मेहनत को देखा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जर्नी यहीं पर खत्म हो गई तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जर्नी आगे भी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि इसमें अभी मुझे बहुत कुछ करना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इस जर्नी के अगले पड़ाव में। तब तक के लिए आपको बस वीडियो को लाइक करना है और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।